भारत और नेपाल के बीच सदियों से शादियों के रिश्ते रहे हैं, जिन्हें जज्बाती होकर लोग रोटी बेटी का रिश्ता कह देते हैं। मतलब यह कि दोनों देशों की सीमा से जुड़े इलाकों में रहने वाले परिवारों के बीच शादी विवाह होना आम बात है। शादियां होती हैं तो उन परिवारों का मिलना जुलना भी होता है और खाना पीना भी होता है। लेकिन हाल में दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसका सीधा असर अब सीधे तौर पर शादियों पर भी पड़ने जा रहा है। नए नक्शे को लेकर खड़े हुए विवाद से पहले ही काफी तनाव पैदा हो गया था। अब खबर यह है कि नेपाल अपने नागरिकता कानून, जो उनका सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें बदलाव करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर नया कानून बन गया तो किसी नेपाली आदमी से शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को नेपाल की नागरिकता लेने के लिए 7 साल तक का इंतजार करना होगा और इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर भारतीय लड़कियों पर पड़ेगा। नेपाल में जो सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसने नेपाली नया नागरिकता कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक शादी के बाद विदेशी महिलाओं को कुछ अधिकार मिलेंगे, लेकिन फौरन पूरी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा जो अभी तक ऐसा होता आया है। ऐसी चर्चा है कि नेपाल ने नया कदम भारत के साथ रिश्तों में पैदा हुई दरार को और बढ़ाने के लिए किया है। इसके जरिए वो भारत को कोई खास मैसेज भेजना चाहता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जोशी, हमेशा की तरह अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस बात से सहमत है कि नेपाल ने जो नया नागरिकता कानून बनाने की पहल जो की है, उसमें भारत को कोई सख्त पैगाम देने के मकसद से की है? अब ये पता नहीं भारत को पैगाम देने का इरादा था या राजनाथ सिंह जी को पैगाम देना था, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ही बोले थे अभी हाल ही में कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते हैं। और राजनाथ सिंह ही ने जो वो पुल का उद्घाटन किया था, जो लिपु लेक को सड़क जा रही है, तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी को ये संदेशा दिया जा रहा है। हाँ, पर ये जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि मधेश का जो मसला है, मधेश के जो लोग हैं, उनके रिश्ते भारत के लोगों के साथ काफी घनिष्ठ हैं और ये जरूर एक दरार पैदा करने का इरादा बन रहा है। नेपाल धीरे से भारत के साथ, जिसको डीकपलिंग कहते हैं आजकल, की डीकपलिंग हो रही है। धीरे धीरे नेपाल अपनी सॉवरेंटी को जो है और मुल्कों के जैसे सामने रखना चाहता है, क्योंकि ये जो कानून है ये कोई विचित्र चीज नहीं है। स्वीडन में भी ऐसा ही कानून हो, स्वीडन में शायद 10 साल इंतजार करना पड़ता है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कानून बनने के बाद क्या ये कहा जा सकेगा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी जैसे रिश्ते हैं? नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी जैसे रिश्ते कहने की बात होती है। पूरा संदेश जो आ रहा है, जो मैसेजिंग जिसे कहते हैं सामरिक संदेशा, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग नेपाल की तरफ से अभी नहीं, मतलब 1-2 दशकों से आ रही है, वो ये है कि नेपाल चाहता है कि ये छोटा भाई बड़े भाई पर रिश्ते नहीं टिकने चाहिए, कि भारत जो है, और खासकर जो छोटे मुल्क होते हैं, बराबरी, उनको बराबरी की जो है ज्यादा जिद होती है। आप बड़े विशाल मुल्क हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छोटे मुल्क हैं तो आपको थोड़ा बहुत, और ये भारत को लिहाजा करना चाहिए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं, आपके पास वापस आऊंगा। जब नेपाल ने नया नक्शा बनाने की कोशिश शुरू की, तब भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल मनोज नरवाणे, उन्होंने कहा था कि नेपाल ये कदम किसी और के उकसावे पर उठा रहा है। माना गया था कि उनका इशारा चीन की तरफ है। नागरिकता कानून में बदलाव की पहल नेपाल की अपनी है या इसके पीछे चीन का एंगल है, इसके बारे में कुछ भी कहने का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपनी तरफ करने में जुटा हुआ है, ये बात सबके सामने है, जानकारों के सामने भी और जनता के सामने भी। इसी सिलसिले में ये खबर अहम मानी गई है कि चीन ने बांग्लादेश को नई आर्थिक रियायतें देने का ऐलान किया है। चीन पहले से ही भारत के इस पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है।
चीन ने बांग्लादेश के 5,161 सामानों पर 97% टैरिफ हटाने का ऑफर दिया है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच टैरिफ फ्री ट्रेड का करार है। उसके तहत बांग्लादेश के 3,995 सामान जो वहां बनते हैं, उन पर भारी छूट मिली हुई है। 3,095, माफ कीजिए। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एनआरसी और सीएए को लेकर भी मतभेद बढ़े थे। अब शक यह किया जा रहा है कि उसका फायदा उठाते हुए चीन ने यह नई पेशकश की है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका और मालदीव के साथ भी ऐसे आर्थिक समझौते किए थे जिनसे भारत में चिंता पैदा हुई थी। मालदीव तो अब उनमें से एक समझौता तोड़ चुका है, लेकिन श्रीलंका में चीन की मदद से एक बंदरगाह बना है। मेरा दूसरा सवाल आपसे है मनोज, चीन बांग्लादेश को जो ये नई रियायतें दे रहा है, क्या उसमें आपको किसी भारत विरोधी स्ट्रैटेजी का इशारा मिलता है? देखिए, भारत विरोधी कर लीजिए या चीन अपनी हेजेमोनी साउथ एशिया में दिखाना चाहता है कि कितनी शक्ति है उसमें, कितनी आर्थिक शक्ति उसकी कैसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले सेगमेंट में प्रोफेसर दीपक ने भी यही अर्ज किया था कि जहां तक कि दक्षिण एशिया है, भारत को सीमित रखना चाहता है चीन दक्षिण एशिया में, और साथ साथ जो है अपने रिश्ते कायम करना चाहता है। और जहां तक कि बांग्लादेश का सवाल है विनोद, रक्षा सामग्री जो है बांग्लादेश की आर्मी की, वो ज्यादातर चीन से वैसे ही आ रही है। अभी पनडुब्बियां खरीदने का उनका इरादा है, तो चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो बांग्लादेश हो, रक्षा सामग्री तो उनकी आ ही रही है, क्योंकि भारत के पास कोई रक्षा इंडस्ट्री है ही नहीं, किसी नाम की इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास, तो हम किसी रक्षा सामग्री हम उनको दे नहीं सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसका भी वो भी एक मैं कहूंगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरेन पॉलिसी का, मतलब जो रक्षा सामग्री जो दी जाती है। साथ साथ जो है, जहां तक कि आपने अभी आंकड़े दिए थे ट्रेड के बारे में, इसमें इतना ही कह सकता हूं कि देखिए, जहां तक कि भूगोल का सवाल है, तो चाहे वो नेपाल हो या बांग्लादेश हो, वो भारत के साथ ताले में बंद है, क्योंकि भौगोलिक फायदा तो भारत ही का है। क्योंकि अगर आम सामग्री जो ट्रेड की सामग्री है आती जाती है, तो उसकी जो कैरेज की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसमें सब हर एरिया में भारत का फायदा है, क्योंकि चीन को वही सामग्री ले जाने में उतनी कीमत और पड़ेगी। तो हमारा फायदा तो है, पर इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। जी मनोज, मैं आपके पास फिर आऊंगा। इस वक्त एक साथ भारत की तीन सीमा जो है, तीन सरहद हैं, वो अशांत दिख रही हैं। चीन के साथ सीमा पर जो हुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। नेपाल के साथ जुड़ी सीमा एक नई चिंता बनकर उभरी है, और इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताजा घटना में पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, राजौरी के नौशेरा सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की और मोर्टार से गोले फेंके, दागे। इससे नौशेरा में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एक जवान शहीद हो गया। इस महीने पाकिस्तान की फायरिंग में अभी तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी की घटनाएं बड़ी नजर आई हैं। गुजरे दिनों में कई एनकाउंटर हुए हैं, उनमें भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी खासी कामयाबी मिली है, लेकिन उससे ये संकेत भी मिला है कि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूह एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। मनोज, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि चीन और नेपाल से बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि भारत के खिलाफ वो अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है, ये अच्छा मौका है? विनोद, नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि ये हर साल एक मौसम का असर पड़ता है, क्योंकि जब जो पहाड़ी पासेस होते हैं वहां पे बर्फ पिघल जाती है, आना जाना थोड़ा आसान हो जाता है, और हर साल इस सीजन में पाकिस्तानी गतिविधियां जो हैं तेज होती हैं, ये हमने देखा है। पर इस साल हमने ये भी देखा है कि क्योंकि भारतीय जो वहां पे जो भारतीय डिप्लॉयमेंट है वो काफी कड़ा हो गया है, पाकिस्तान हथियार नहीं भेज पा रहा है। तो अभी आपने एक सिलसिला देखा होगा कि जबकि ड्रोन के जरिए से हथियार जो है दिए जा रहे हैं। तो आपने जो गोलाबारी की बात की,
ये गोलाबारी तभी होती है जबकि घुसपैठिए अंदर भेजने होते हैं। तो जब घुसपैठिए अंदर भेजने होते हैं, गोलाबारी की जाती है, तो गोलाबारी में हमारे जो रक्षक हैं वो अपने दुबक के थोड़ा बैठते हैं, तो उसमें ये घुसपैठ होती है। तो ये सब जुड़े हुए हैं और ये हर कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं एक बात जानना चाहता हूं आखिर में, पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसके बीच आप प्रधानमंत्री मोदी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आज कहां देखते हैं? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो कब की कहां रह गई। वो तो 2014 में उसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद 2015 में हमने नेपाल को ब्लॉकेड किया था। पूरी जड़ जो है आज की जो नेपाल के साथ जो विवाद है वो 2015 में हमने उसकी शुरुआत की थी। 2016 में आपने देखा था कि ये सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि मोदी जी और बीजेपी ने देखा कि पाकिस्तान को मारने से उनको इलेक्शन में फायदा होता है, चुनावी फायदा हो रहा है। तो तब से जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये रवैया अपना लिया है, कड़ा रवैया अपना लिया है, क्योंकि उसका उनको चुनावी फायदा होता है। अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समझता हूं जरूर अभी कभी ना कुछ होगा।